फौज कभी पत्थर नहीं उठाती, फौज कभी अगजनी नहीं करती, फौज सरकार की संपत्ति देश के लोगों को बचाती। अगर आप अगजनी कर रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं, आपके लिए सेना में कोई स्थान नहीं है। कर्नल की उम्र 31-32 साल थी, तो बड़ी यंग फौज थी और आपने फ़ायदा देखा। हमने पाकिस्तान के 14 दिन में 2 टुकड़े कर दिए। 7 साल की कलर सर्विस। अगर आप फौज में आना चाहते हैं तो मैं उन बच्चों को मैं ये परामर्श दूंगा कि बेटा, किसी को तुम्हारा बेवकूफ़ ना बनाने दो, किसी को तुम्हें उकसा के ट्रेनें बसें अगर जलवाई तो ये याद रख लेना, आपके खिलाफ पुलिस केस बना, पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान आप कभी नहीं लिए जाओगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। सरकार एक स्कीम लेकर आई है, यानी कि सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम। लेकिन अग्निपथ स्कीम जैसे ही लॉन्च होती है, अग्निपथ स्कीम की जैसे ही बातचीत होती है, उसको लेकर कुछ युवा उसका विरोध करने लगते हैं। लेकिन इस अग्निपथ स्कीम में आखिर खास क्या है? इस अग्निपथ स्कीम को जो सरकार लेकर आई है, उसी पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं मेजर जनरल डॉक्टर जी.डी. बख्शी साहब, जिन्होंने बड़े लंबे वक्त तक सेना में अपनी सेवाएं दी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, लगातार जो ये स्कीम गवर्नमेंट लेकर आई है, 4 साल सेना में भर्ती की योजना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने बहुत लंबा समय सरकार सेना में दिया है, देश की सेवा में दिया है। देखिए, इस जो अग्निवीर स्कीम का जो ध्येय है, जो मुद्दा है, वो ये है कि भारत की सशस्त्र सेनाओं की एज प्रोफाइल को कम करना। लोग चाहते हैं कि यंग एज वाले लिए जाएं, क्योंकि जब लद्दाख में अभी हमको चीन से झड़प हुई तो ये देखा गया कि जो जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा थी उनको तकलीफ़ वहाँ होती है। क्वाइट ऑब्वियसली इस उम्र में 1/10वां भी फिटनेस नहीं है मेरी, जो कि 21, 22, 23, 24 साल पर थी। तो स्वाभाविक है कि एज कम करना ज़रूरी था। कारगिल रिव्यू कमेटी ने भी एज कम करने के लिए कहा था। दूसरी बात यह है कि जो हमारा पेंशन का बिल है, जो हमारा तनख्वाह का बिल है, रेवेन्यू बजट जिसे कहा जाता है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो हमारा कैपिटल बजट है, जिससे हम हथियार खरीदते हैं, वो घटता जा रहा है। मसलन के तौर पे मैं आपको अगर उदाहरण दूं तो हमारे को एक वायुसेना चाहिए, एयरफोर्स चाहिए, जिसमें 45 स्क्वाड्रन्स होते हैं। कि जो दूसरी प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि हमारा जो पेंशन और पे का बजट है, जिसको रेवेन्यू बजट कहा जाता है, वो बलून करता बढ़ता जा रहा है। और जो कि हमारा कैपिटल बजट है, जिससे हम हथियार खरीदते हैं, वो घटता जा रहा है। इसके चलते साहब, जो हमको ज़रूरी हथियार चाहिए वो नहीं ले पा रही सरकार। मसलन के 45 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स है और आज के दिन वो 30 स्क्वाड्रन तक आ गई है। तो जल्द से जल्द हमको फाइटर जेट खरीदने हैं, 155 हॉविट्जर्स खरीदनी है, तोपें खरीदनी, बहुत सारा इत्यादि इत्यादि बहुत सारे। तो इसके लिए ये स्कीम लागू की गई थी। हाँ, बताइए। कैसे देखते हैं आप इस स्कीम से? युवाओं को ऐसा लगता है कि इस स्कीम से हमारा तो घाटा हो जाएगा, 4 साल के बाद हम क्या करेंगे? लेकिन आप लंबे समय तक सेना में रहे सर, क्या फ़ायदा इस स्कीम से देश को, क्या फ़ायदा इस स्कीम से युवाओं को, क्या फ़ायदा इस स्कीम से सेना को होगा? सेना को जो फ़ायदा होगा, जैसे मैंने बताया, यंग एज प्रोफाइल आएगी, बड़े जुनून जोश वाले हिम्मत वाले बच्चे आएंगे बड़ी यंग एज पे, और फिर वो जब चले जाएंगे जल्दी, तो ना उनको सरकार पेंशन देने की ज़रूरत होगी, ना कुछ देने की ज़रूरत होगी, तो पैसा बचत होगा। उससे वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो हथियार खरीद लेंगे, जो जिनकी बड़ी किल्लत है। ये तो फ़ायदे हैं। फ़ायदे के साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि अभी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है सेकंड कैरियर पे, कि हम BSF में जाएं, CRPF में जाएं, यंग जाएं। हालांकि वहाँ सर्विस 58 साल तक है, लेकिन उनको जो फौज से चाहिए वो बिल्कुल उनको यंग लोग चाहिए। बहुत ही नेचुरल प्रोग्रेशन मैन पावर पॉलिसी अगर देश के दर्जे पे बनती, बहुत नेचुरल प्रोग्रेशन था कि जवान आएँ, सेना में सर्विस करें, फिर साइड स्टेप करें
सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस को, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ इत्यादि इत्यादि को, ताकि उनकी ट्रेनिंग का देश फ़ायदा लगातार उठा सके, उनको भी सड़कों पे नहीं जाना पड़े। ठीक है, अब एक मिनट, अब ऐसा है कि मैं समझता हूँ ये स्कीम के फ़ायदे क्या हैं, और मैं ये भी समझता हूँ कि जो आज के सर्विस चीफ्स हैं उनकी जिम्मेवारी है देश को बचाना, मेरी नहीं, क्योंकि मैं अपनी आखिरी लड़ाई लड़ चुका हूँ। खूब लड़ाइयाँ लड़ी हैं मैंने, 71 की लड़ाई लड़ी है, कारगिल की लड़ी है, मैं पंजाब में, किश्तवाड़ में, राजौरी, पुंछ में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन लड़ चुका हूँ, बहुत सारी मौतें मैंने देखी हैं। उसके बुनियाद पर मैं तनिक सुझाव देना चाहता हूँ जी। मेरा फौज कभी पत्थर नहीं उठाती, फौज कभी अगजनी नहीं करती, फौज सरकार की संपत्ति, देश के लोगों को बचाती। अगर आप अगजनी कर रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं, आपके लिए सेना में कोई स्थान नहीं है। तो जो मेरे लिए सेंसिबल चीज़ थी कि मैं जाके अपने फौजी भाइयों से जो अभी सेवारत हैं उनसे पूछूं कि भाई क्या है, क्या हमारी कुछ चिंताएं हैं, उनको सुन लो, अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं तो बताओ। तो मैं मिला हूँ, मैं पुरी साहब से मिला हूँ, मैं सेना के लोगों से मिला हूँ, और मैंने उनकी भी चिंताएं समझी हैं, उनकी भी ज़रूरतें समझी हैं। और मेरा एक सुझाव है, बड़ा सीधा साधा सिंपल सुझाव है, अगर सरकार माने, अगर सर्विस चीफ्स को आज के दिन पुसाता है कि बहुत सारी बात की जा रही है सेकंड कैरियर पे, उसको अच्छा करने के लिए क्या किया जाए, बहुत अच्छी बात, इट इज़ अ रिक्वायरमेंट, इट इज़ अ मस्ट कि आप वायबल कैरियर बना के दें किसी लड़के को, तभी वो आएगा, नहीं तो वो आएगा नहीं। तो साहब वो हम ये कह रहे हैं कि जो अगर आप एक छोटा सा ट्वीक करें इस स्कीम को, फाइन ट्यून करें, चाहे थोड़ा इस पे एक्सपीरियंस गेन कर लें फिर फाइन ट्यून करें, लेकिन फाइन ट्यून करने के लिए ज़रूर तवज्जो दें। और वो ये है कि जब मैंने सर्विस शुरू की थी और मैं 71 की लड़ाई लड़ा था, कि उसमें हिस्सा लिया था, तो उस वक़्त हमारे जो जवानों की कलर सर्विस थी वो 7 साल की थी, जस्ट 7 ईयर्स टू कीप द आर्मी यंग। और उस वक़्त हम लोग बड़े यंग प्रोफाइल थी फौज की, 19 साल से 21 साल के तो हमारे ऑफिसर्स आते थे। मेरे सीओ साहब की उम्र 31-32 साल थी, कर्नल की उम्र 31-32 साल थी, तो बड़ी यंग फौज थी। और आपने फ़ायदा देखा, हमने पाकिस्तान के 14 दिन में 2 टुकड़े कर दिए थे। 7 साल की कलर सर्विस। मेरा सुझाव है कि आप 7 साल की अगर कलर सर्विस कर दें, मतलब 7 साल की अग्निपथ की सर्विस कर दें, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप हल हो जाएंगी। पहले तो फौज को एक वायबल टेन्योर मिल जाएगा जिसमें जो उसने ट्रेनिंग आपको दी है उसका फ़ायदा उठा सकेगी। अभी क्या है कि 4 साल की सर्विस है, 6 महीने ट्रेनिंग, 6 महीने एनुअल लीव, थोड़ी कैजुअल लीव, थोड़ा कोर्स, थोड़ा ये, पलटन की अवेलेबिलिटी 2-2.5 साल, 2-2.5 साल पलटन लगाएगी आपको ट्रेन करने में। जब तक आप ट्रेन हुए आप बाहर, और अब फौज को नए सिरे से सिपाही ट्रेन करने पड़ेंगे। आजकल के जवान की सर्विस है 17 साल, और 17 साल की अवधि में अब जब अग्निवीर की स्कीम 4 चौके 16, यानी कि 17 साल की अवधि में 4 अग्निवीर आपको लेके ट्रेन करने पड़ेंगे और फिर बाहर भेजने पड़ेंगे। मतलब खर्चा कहीं तो हो रहा है ना, हिडन खर्चे हैं उसके अंदर, और इफेक्टिवनेस भी तो फौज की देखनी है। अब कह रहे हैं कि साहब फौज जो है रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं है, मतलब वेलफेयर एजेंसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बट क्या फौज केवल सीआईएसएफ, सीआरपीएफ इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करके भेजने के लिए है? फौज का कोई अपनी ज़रूरत नहीं है। तो मेरा सुझाव है कि आप जो है अगर 4 साल से 7 साल कर दें, बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, आर्मी एक वायबल कैरियर बन जाएगा और फौज इनका पूरा फ़ायदा उठा सकेगी, ये लोग अपनी पलटनों में इंटेग्रेट हो सकेंगे। लेकिन ये कौन लोग हैं जो इस विरोध के नाम पर आगजनी कर रहे हैं, ट्रेनों को जला रहे हैं, बस को फूंक दे रहे हैं? आखिर ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं? क्या लगता है कि आपको, क्या ऐसे लोग देश की सेवा के लिए बने हुए हैं?
देखिए साहब, मैंने बिल्कुल आउटसेट पे कहा कि अगर आप फौज में आना चाहते हैं तो मैं उन बच्चों को मैं ये परामर्श दूंगा कि बेटा किसी को तुम्हारा बेवकूफ़ ना बनाने दो, किसी को तुम्हें उकसा के ट्रेनें बसें अगर जलवाई तो ये याद रख लेना आपके खिलाफ पुलिस केस बना, पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान आप कभी नहीं लिए जाओगे, ना सशस्त्र सेनाओं में, ना पुलिस में, ना किसी में। क्यों अपने करियर के पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो? मत करो। फौज अनुशासन का स्थान है, फौज अनुशासित ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्ट डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगर फौज में आपको कहा जाए कि बच्चे वो है दुश्मन की मशीन गन 18,000 फुट पे, जाओ उसे बर्बाद करो, आपके पास कोई विकल्प नहीं सिवाय कि मैं उसको बर्बाद करूं। आप उस वक्त आपने बोला कि मैं अपने सांसद से पूछ के आता हूं, तो आपको फौज गेट के बाहर कर देगी, क्योंकि अगर आप लड़ाई में हुक्मंजूरी करेंगे, आनाकानी करेंगे, यू हैव नो प्लेस, कोई जगह नहीं है आपके लिए फौज में। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाईजान, मेरे बच्चों, अगर आप आना चाहते हो सेना में, अनुशासन पहले से अपने आप को कर लो अनुशासित। अगर आप तोड़ फोड़ अगजनी करोगे तो तुम्हारे लिए फौज के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद। साहब क्या कहेंगे, कुछ राजनीतिक दल लगातार इस सरकार की इस योजना को लगातार फेल बता रहे हैं, सरकार की इस योजना पे लगातार हमलावर हैं। चाहे प्रियंका गांधी की बात की जाए, वो कह रही हैं कि विनाशकारी योजना है, चाहे अखिलेश यादव जी की बात की जाए, वो कह रहे हैं कि बच्चों के युवाओं के जीवन से खिलवाड़ सरकार करना चाहती है, चाहे उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मेरा पहले हाथ जोड़कर विनती है कि सेना एक एपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी पॉलिटिसाइजेशन ना की जाए, इसे पॉलिटिक्स से बहुत दूर रखा जाए। हाँ, किसी बच्चे की जेन्युइन रिक्वायरमेंट है वो प्रकट कर सकता है, वो सीधा ट्विटर पे जाके प्रधानमंत्री जी को ट्वीट भेज सकता है और उनका कार्यालय देखेगा, उन तक भी पहुंचा दे। प्रधानमंत्री, नो लेस, रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर, सब उनके दरवाजे खुले हैं। बिकॉज जो संवेदनशील है ये सरकार, क्योंकि आपने देखा कि 21 से 23 साल कर दिया, 21 से 23 साल कर दिया, लेकिन अब जब यहाँ पे नारे लग रहे हैं कि साहब हम तो स्कीम को हटवा के छोड़ेंगे, डिस्कशन नहीं होगी, कोई डिबेट नहीं होगी, कोई पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होगी, बस हम तो विरोध करेंगे। और जो विरोध करने वाले हैं वो मेरा ख्याल तो वो बच्चे नहीं है जो कि फौज में आना चाहते हैं, ये है स्टैंडर्ड विरोधी है, जिसको कहते हैं ना कि आंदोलन जीवी। मतलब जो हम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, 30-40 साल की अधेड़ उम्र, और वो फूकने में और इसमें लगे हुए हैं, तो वो तो बदनाम कर रहे हैं ये जो बेचारे बच्चों का नाम भी। सो बच्चों को तो मेरी हिदायत है, बेटा फौज में आना चाहते हो तो अनुशासन। एक वारदात आपके खिलाफ की, आपने बस का शीशा तोड़ा, तुम्हारी नौकरी खत्म। बाद में भी पता चले रिक्रूट करके भी आपको बाहर कर दें, क्योंकि ऐसे तत्व फौज नहीं पाल सकती। फौज का काम है बचाव करना देश की जनता की, देश की सरकारी संपत्ति की, देश के लोगों की। यू कांट बी अटैकिंग दैट। तो ये तो बिल्कुल गेट इट राइट। और मैं समझता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तकलीफ है, एक प्रजातंत्र में प्रणाली है, पीसफुल, अगर आप विरोध भी करना चाहते हैं उसका भी आपको हक है, बट पीसफुल, शांतिपूर्ण, युवा विरोध करें, लॉजिकल एक डिस्कशन, सकारात्मक डिस्कशन जिसमें से कुछ निचोड़ निकले। ट्रेन फोड़ के तो आपका सवाल हल नहीं होने वाला। साहब, युवाओं को परेशानी अगर है इस स्कीम को लेकर तो युवा विरोध करें, शांतिपूर्ण विरोध करें, लेकिन राजनीतिक दल को आप कैसे देखते हैं? राजनीतिक दल इसमें लगातार कूद रहे हैं, राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि युवा तो बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन राजनीतिक दलों का ज़्यादा बड़ा मकसद है कि जैसे तैसे मोदी सरकार को अगर हम नहीं हरा सकते इलेक्शन में तो कोई निशाना साधा जाए, कोई भी एमुनेशन मिले।
कोई भी एमिनेशन मिले हम निशाना साधें और इस सरकार को जैसे तैसे गिराएं। अगर ये जितने भी पब्लिक के 2/3 मेजॉरिटी से आई है उसको ख़त्म किया जाए, खलास किया जाए, जैसे तैसे भड़काया जाए लोगों को, वो गलत। क्या कहना चाहेंगे सर ऐसे लोगों के लिए? मैं कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ फ़ौज को छोड़ दें। फ़ौज अपने आप को जो भी सेल्फ करेक्शन करनी है वो कर लेगी। फ़ौज में भी आफ्टर ऑल उनको भी लड़ाई जीतनी है, ठीक है। मेरे जैसे बुढ़े सिपाही हम परामर्श दे सकते हैं, लेकिन मैं अपनी आखिरी लड़ाई लड़ चुका हूँ। ये लड़ाई लड़ के देश को अगली लड़ाई लड़ के जीतने की जिम्मेवारी 3 सर्विस चीफ्स और सेनाओं पे। दे हैव टू बी हैप्पी। आप उनको मनाइए, ठीक है। आप तोड़फोड़ मत करिए। तोड़फोड़ से तो वो बिल्कुल फौज में तो ये है कि साहब अच्छा अगर तुम नहीं करोगे तो वी विल शो यू टाइप। हम तो अब तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और वो आपने देखा है। मैं अध्यक्षों ने कह दिया, उन्होंने कह दिया कि अगर किसी का नाम एफआईआर में नजर आता है, कोई व्यक्ति कोई युवा नजर आता है, उसके लिए फौज में एंट्री है ही नहीं। आपका चेहरा भी आ जाए टीवी पे, किसी सीसीटीवी कैमरा पे, तो आप गए, आपकी तो नौकरी गई ना। तो आप क्यों पढ़ रहे हो? आप सीधी बात करो, आप सरकार तक जाओ, अपनी बात अगर आप नहीं पहुंचा सकते आपके सांसद को बोलो कि जो बीजेपी के हैं वो मौजूदा सरकार को बोलें। मतलब अगर आप समझते हो कि पॉलिटिसाइजेशन हो, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन साहब अगजनी, तोड़फोड़, पब्लिक संपत्ति फूकना, वो आपके मेरे पैसे से बनी है। उसमें मेरी माताजी, आपकी माताजी, पिताजी, भाई, बंधु, बच्चे ट्रैवल करते हैं। आप उसको क्यों जला रहे हो? देश का नुकसान क्यों कर रहे हो? आपका काम देश का बचाना होना चाहिए ना। आप तो देश के बचाव के लिए जा रहे हो। ठीक है, आप में आक्रोश है, कुछ हद तक आपकी चिंताएं जायज़ भी हैं और आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा दूसरे तीसरे को। लेकिन ये तरीका है, ये तो काउंटर प्रोडक्टिव है ना। आपको सजेशन देनी है, आप कंस्ट्रक्टिव सजेशन दो। जैसे मैंने एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन सरकार को दी है कि साहब 4 साल से बढ़ा के 7 साल कर दीजिए। ये अजमाई हुई चीज़ है जिसने 71 की लड़ाई जिताई। ट्राइड टेस्टेड, नया एक्सपेरिमेंट नहीं है। मैं ट्राइड टेस्टेड बोल रहा हूँ कि 71 की लड़ाई में जो मैं देख था तो मेरे जवान 7 साल के लिए आते थे और चले जाते थे ताकि इस फौज को यंग रखा जाए। यूथफुल थी वो फौज और वो फौज कारगर थी, वो लड़ाई जीती। फौज का काम है लड़ाई लड़के जीतना, विक्ट्री, ठीक है साहब। ये विक्ट्री का दायित्व डिलीवर करने का आजकल के सर्विस चीफ्स पे है, जो आज के दिन है। मैं केवल परामर्श दे सकता हूँ, चिंता व्यक्त कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं अपना सुझाव दे सकता हूँ। आप उस पर अमल करें, मेरे को बहुत सुख चैन मिलेगा। आप उसको उठा के कचड़े के डब्बे में डाल दें, आपका दायित्व है, सरकार का दायित्व है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इस सेना का नमक 37 साल खाया और अब भी इसकी पेंशन ले रहा हूँ। मैंने इस देश का नमक खाया था, खा रहा हूँ, मरते दम तक खाऊंगा। तो मेरी वफादारी भी है जिसके प्रति मुझे सत्य कहना ज़रूरी है। मैं वो सत्य कहा है, लेकिन उसका तरीका ये नहीं कि मैं तोड़ फोड़ के पत्थर मार के कहूँ। तरीका है कि मैं सभ्य तरीके से बातचीत करूँ। अगर कोई सकारात्मक सुझाव मेरे पास है तो वो दूँ, जिसने करना है मैंने दिया है। ये तरीका अकल का है, ये तरीका ठहराव का है, ये तरीका जो है ये सार्थक तरीका है। इसका मतलब आई रियली वांट टू हेल्प, ठीक है साहब। मैं मदद कर सकता हूँ फौज की बाहर रह के, अब जो कर सकता हूँ मैं करूँगा, मरते दम तक। क्योंकि कल मैं लड़ रहा था, आज उनका लड़ना। मैंने कल लड़ाई जीती, आज उनको जीतनी। ही हैज़ टू बी कंफर्टेबल। 3 सर्विस चीफ्स हैव टू बी कंफर्टेबल। कि पॉलिटिकल पार्टी A, B, C या D कंफर्टेबल है या नहीं, मेरे को उससे कुछ नहीं लेना देना। मेरा ध्येय है कि इज माई, जो हमारे सर्विस चीफ्स हैं, जिनके कंधों पे भार है, who are responsible, they have to be comfortable with the scheme। उनको लड़ाई जीत के देनी है देश को और सरकार को। सब आखिरी सवाल आपसे ये, आप इस स्कीम के लिए कह रहे हैं कि 4 साल की जगह अगर गवर्नमेंट इसको 7 साल के लिए कर दे तो ये बेस्ट ऑफ बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हो गया ना साहब। भाई जो भी आपको आपत्तियां आ रही हैं, देखिए ये आर्मी को एक वाइबल करियर बनाता है। मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं एक युवा हूँ, मैं नौकरी की तलाश में हूँ। मेरे पास
एक विकल्प है कि मैं बीएसएफ में जाऊं, सीआईएसएफ में जाऊं, सीआरपीएफ जाऊं, 58 साल तक नौकरी करूं, फिर मैं नेशनल पेंशन स्कीम पे आ जाऊंगा, लेकिन मैं 58 साल तक स्थायी नौकरी मुझे मिलेगी। अगर मैं सेना में जाता हूं, 4 साल के बाद मैं सड़क पे हो सकता हूं। भाई सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन 4 साल के बाद ही लोग फैसला करेंगे ना कि वो कितना सार्थक रहा, कारगर रहा। अभी मेरे को चिंता ये कि अरे बाप रे, 4 साल के बाद मेरा क्या होगा, कालिया, ठीक है, तो क्या वो फौज में जाएगा? अगर उसका आधा चांस मिले तो वो बीएसएफ में जाएगा, वो सीआईएसएफ में जाएगा। अच्छा है, इनको भी अच्छे लोग मिलने चाहिए, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द आर्मी, क्योंकि सेना ने लड़ना है चीन पाकिस्तान से। वो जो लड़ाई होगी, जीत हार इस सेना पे मुनस्सर होगी। आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। बीएसएफ का अपना काम, सीआरपीएफ का अपना काम, सीआईएसएफ का अपना काम। अब कहा जा रहा है कि साहब बहुत पहले से हम कह रहे थे एक नेशनल मैन पावर पॉलिसी बनाइए, जिसके तहत लड़का आए, सेना में नौकरी करे, जब थोड़ी उम्र थोड़ी सी उसकी हो जाए तो उसको बीएसएफ, सीआरपीएफ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में लैटरल ट्रांसफर करिए। उनको कॉम्बैट का माहिर लड़का मिलेगा जो कि पाकिस्तान चीन के साथ सामना कर चुका है और नक्सल के साथ लड़ने में बहुत सक्षम है, मणिपुर वगैरह में लड़ने में बहुत सक्षम है, जेएंडके में लड़ने में तो वो तो उसका पेशा है, ठीक है। तो ये बड़ी नेचुरल स्कीम थी, लेकिन क्या ये हुई? अरे साहब 37 साल मेरे फौज में ख़त्म हो गए, उसके बाद भी मैं 12-13 साल रिटायर हुए हो गया, अभी तक हमने कोई पुलिस वाली ऑर्गेनाइजेशन ने इसको चालू नहीं होने दिया। नहीं साहब, ये तो बहुत बुढ़े हैं, उनके जवान 58 पे रिटायर हो रहे, वो बुढ़ा नहीं, उसके लिए जगह है, बट फौज से आया है तो जगह नहीं। ये गलत, मतलब दिस इज टर्फ वॉर। ये केवल मतलब टनलाइज्ड विजन है, केवल मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सोचूं, बाकी जाए भाड़ में। आप फौज को तो भाड़ में जाने के लिए नहीं कह सकते ना साहब। आपको फौज को भी एक वायबल कैरियर रखना है विज़-अ-वी अदर कैरियर। एज इट इज हमारे ऑफिसर जो थे पहले बेस्ट ऑफ द बेस्ट आते थे, अब वो ढूंढ के लाने पड़ रहे हैं। फौजी अफसर अपने बेटे फौज में नहीं भेज रहे, ठीक है साहब। तो आप और नीचा स्तर गिराना चाहते हैं क्या? ये तो एम नहीं है ना। एम है कि फौज को यंग करना, एम है यस पैसे बचाना, फाइन। मैं तो कहूँगा कि साहब अगर देश की सुरक्षा का सवाल है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। डिफेंस इज एक्सपेंसिव, सस्ता तो आता नहीं। लेकिन अगर वाकई इतनी किल्लत है, और सरकार को पता है कितनी किल्लत है कितनी नहीं है, मैं बाहर बैठे नहीं कह सकता, लेकिन अगर इतनी किल्लत है तो फिर ठीक है, ये स्कीम लाइए, लेकिन इसको वायबल कर दीजिए ना कि सेकंड कैरियर बहुत अच्छा होगा तुम्हारा। फर्स्ट कैरियर मेरे को तो भाई, मैं फौजी हूँ, मेरा कंसर्न कॉरपोरेट सेक्टर से नहीं है कि उसको कैसा जवान लड़का मिला, नहीं मिला, बुढ़ा लड़का मिला, ये मिला। मेरा पहला कंसर्न है कि फौज को क्या मिला। फौज ने ट्रेनिंग दी, 4 साल आप आए, जब तक वो आपका कुछ आप ट्रेंड हुए और आप कुछ योगदान कर सकते थे, आप बाहर। फौज को फिर नए सिरे से 17 साल में वो 4 अग्निवीर उसको ट्रेन करने पड़ेंगे, जो 17 साल की अवधि है एक आधुनिक एक प्रेजेंट सिपाही की। तो ये मेरा सुझाव था सेना को। लेकिन आप मानते हैं कि स्कीम दमदार है, स्कीम ठीक है, युवाओं को समझनी चाहिए। स्कीम आपके लिए एक क्या है जिसको बोलते हैं मजबूरी है। यूथफुल प्रोफाइल करनी है, पैसा बचाना है। आप कह रहे हैं कि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सरकार जानती है क्या विकल्प है क्या नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं साहब यही एकमात्र तरीका, तो फिर तो करना पड़ेगा। लेकिन इसको जैसे आप कर रहे हैं, सकारात्मक सुझाव ले लीजिए बाहर से, आउटसाइड द एनवायरनमेंट। 2 साल हमें कहा गया है कि इस पे बहुत विचार विमर्श हुआ, बट मोस्टली बिहाइंड क्लोज डोर। जनता जनार्दन को तो उसका कुछ नहीं पता ना, और क्लोज डोर भी उनके बीच में ही हुआ कि जो कि ऑलरेडी एक मत एक राय के हैं। डिस्कशन तब होती है जबकि आप जो विरोध में जो ऑपोजिशन है उसको भी सुन लें, जो कॉन्ट्ररी व्यूज़ हैं उनको भी पहले स्टडी करें, फिर एक उस पे आए कि हमने और आर्मी इसको स्टडी किया है, गुड, वेरी गुड। लेकिन हमारी आर्मी बुरी है क्या? और लोग हमारी आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से,
मिसाल के तौर पे लेके चल रहे हैं। अब कि यूरोप की फ़ौज से हम सीखें और अमेरिका से सीखें तो हम भी कोई कम लड़ी हुई फ़ौज है। तो ये मेरा सुझाव है कि भाई मैं समझता हूँ मुझे बहुत इज़्ज़त बख्शेगी अगर सरकार इसको कंसिडर भी करे। करना उनका काम, जिम्मेवारी आज के सर्विस चीफ्स की, अगली लड़ाई जीत के देने का दायित्व उनके कंधों पे। मेरा सुझाव है, आपको अच्छा लगे वेरी गुड, नहीं अच्छा लगे तो आप पक्का, मुझे यकीन है, कचड़े के डब्बे में भी नहीं डालेंगे, उठा के बाहर करेंगे, ठीक है। और लेकिन डू लिसन। और वो खुद कह रहे हैं कि हाँ साहब, वी विल सी हाउ इट गोज एंड देन वी विल ट्वीक, फाइन ट्यून। ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है, कोई नई बात नहीं। तो हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर जी.डी. बख्शी साहब हैं और उनका ये कहना है कि स्कीम अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर इस पर विचार भी करना चाहिए और फाइनल ट्यून देने से पहले एक बार सोचना चाहिए। और उनका एक सुझाव भी ये दिया गया है साहब ने कि 4 साल जो स्कीम में दिए गए हैं उसको बढ़ाकर अगर 7 साल किया जाए तो हो सकता है कि हमारी जो फौज, जो युवा फौज जिसकी तलाश जारी है, वो युवा फौज ज़्यादा लंबे समय तक युवा रहकर देश की सेवा ये युवा कर सकेंगे। लेकिन उन युवाओं को भी जनरल साहब ने ये संदेश दिया है, ये मैसेज दिया है कि आप अगर कोई बात रखना चाहते हैं तो आप उसको तरीके से रखिए, ना कि विरोध को आगजनी करके, विरोध को हिंसा फैला कर रखिए। क्योंकि अगर एक भी युवा की सीसीटीवी फुटेज में भी फोटो आ जाती है तो आप ये समझ लीजिए फौज में एंट्री तो आपकी बंद है, लेकिन आपका करियर भी खराब हो जाएगा। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।